हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 002 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूनिट 4 है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड डिसिप्लिन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, यूनियंस एंड एसोसिएशन। इस यूनिट में से एक या फिर 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो अच्छे से कर लेना क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है, तो अच्छे से कर लेना। क्योंकि अब दिक्कत क्या है कि अगर मान लो एक या 2 क्वेश्चन नहीं है और केस स्टडी में ये आ गया, तो केस स्टडी आपका बहुत ज्यादा वेटेज होती है, तो इसलिए कोई टॉपिक मिस मत करना इस यूनिट से भी। भले ही बाकी तीनों यूनिट के मुकाबले इसकी थोड़ी कम इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर केस स्टडी यहाँ से आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए कोई टॉपिक छोड़ना मत इस यूनिट से भी। ये पहले जो क्वेश्चन हैं सारे मैंने आपके पहले टॉपिक से लिए, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट से। तो व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉय एम्पावरमेंट? डिस्कस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। बहुत सब बच्चों ने लगभग सुना होगा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। एम्पावरमेंट क्या होता है? ये तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या होगा? जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे लिखे हैं या स्पीचेस दी है तो उनको पता होगा। एम्पावरमेंट मतलब एक पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब जो भी वो सब चीजें अगर आप किसी एम्प्लॉय को देते हो, वहां पे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट आता है। ऐसा नहीं है कि आपने सारी जो भी अथॉरिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सिर्फ टॉप के हाथ में रखी हुई है और नीचे वालों को सिर्फ मजदूरों की तरह काम करने के लिए रखा हुआ है। तो अगर आपको एम्प्लॉय से अच्छा काम कराना है तो उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, उनको फ्रीडम देना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, उनको इनिशिएटिव लेने के लिए फ्रीडम देनी पड़ेगी, छूट देनी पड़ेगी, डिसीजन वो अपनी मर्जी से ले सके। तो वहां पे आपका एम्प्लॉय एम्पावरमेंट आता है। Empowerment is the process of shifting authority and responsibility to the organizational setting, या डेलीगेशन बोल सकते हो आप। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है? डिस्कस वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट, आपका कॉस्ट कम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है अगर एम्प्लॉयज एम्पावर रहते हैं। लोअर लेवल के हाथ में डिसीजन मेकिंग होता है, तो वो लोग, लोअर बोल लो या मिडिल बोल लो, तो वो लोग चीजों को अच्छे अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। हर चीज में ऊपर से अथॉरिटी या ऊपर से अप्रूवल नहीं लेना पड़ते। इंप्रूव्ड क्वालिटी, कंपिटिटिव एज, बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये सब चीजें क्या आती है? हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो समझ गए होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आप कंपिटिटिव एज मिल रहा है आपको, बेटर जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, रिटेंशन एम्प्लॉय मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी अगर आपका एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट पे आप काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगला है हमारा वेरियस बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ऑलरेडी हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर, है ना? तो आंसर लिख सकते हो आप लोग। अगला है व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन में क्या आता है कि आपके जो भी वर्कर्स हैं उनका कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने उनको सिर्फ एज अ लेबर रखा हुआ है ना? तो आपको उनको भी थोड़ी अथॉरिटी देनी पड़ेगी, उनको साथ भी मिलके काम करना पड़ेगा, ताकि वही एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के ऊपर बात आ जाती है घुमा फिरा के, कि वो भी एम्पावर फील करें, वो भी अच्छे से अपने जो भी डिसीजंस हैं या फिर मैनेजमेंट के अंदर अच्छे से काम कर सके और उनको भी ऑनरशिप मिले और वो कुछ बोल सकते हैं क्या, इनिशिएटिव ले सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपने आउटपुट दे सके, न्यू आइडिया दे सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर सके। अगला है डिस्क्राइब द प्री रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। किन किन चीजों की जरूरत होती है? कि आपका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए वहां पे एक तरह से, ठीक है, और म्यूचुअल एग्रीड होना चाहिए एम्प्लॉइज, तब भी पार्टिसिपेटिव अच्छे से हो पाएगी, आपकी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाएगा। उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं हम लोग? फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन एट ऑल लेवल, इफेक्टिव कंसल्टेशन ऑफ वर्कर्स बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, और एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, सब गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, सब चीजें तरीके से होनी चाहिए, तभी
आप इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हो, एम्प्लॉयज इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What are the various essential condition in the successful working of the workers participation in management? क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो हमारा WPM है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुली काम कर पाए। पहला हम लिख सकते हैं इसके अंदर, फ्री एंड फ्रैंक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन कुड बी पॉसिबल। अगला, बोथ पार्टीज शुड बी जेन्युइन फेथ इन द सिस्टम, विलिंग टू वर्क टुगेदर, पार्टिसिपेशन शुड बी रियल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कि एसेंशियल हैं कंडीशंस किसके लिए, सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के लिए। पीसफुल एटमोसफेयर होना चाहिए, स्ट्राइक्स और लॉकआउट ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स होते हैं उसमें क्या होता है, दोनों का नुकसान होता है। दोनों का मतलब, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिलती स्ट्राइक्स के टाइम पे, उनको प्रमोशन में दिक्कत होती है आगे जाके, फाइनेंशियल लॉस है एम्प्लॉयज का, और ऑर्गेनाइजेशन का काम रुकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान है, लॉस होता है। ठीक है, तो इन चीजों ध्यान देना है ताकि ये सब चीजें ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और चीजें अच्छे से ग्रो करें। अगला है, अब ये सब चीज ना हो तो उसके लिए ग्रीवेंस हैंडलिंग होना चाहिए, है ना। ग्रीवेंस मतलब जो भी एम्प्लॉयज की कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको ऑर्गेनाइजेशन को सुनना चाहिए ताकि टाइमली वो रिजॉल्व हो, तो लॉकआउट तक, स्ट्राइक तक चीजें जाए ना। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, जो अगला चैप्टर भी है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीवेंसेस, डिस्कस इट्स वेरियस फीचर्स, ब्रीफली डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स एंड कॉज ऑफ ग्रीवेंसेस, है ना। तो ग्रीवेंसेस वही जो भी एम्प्लॉयज की डिससेटिस्फेक्शन होती है, कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, या कोई भी उनके लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है जो उनको अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो जाके अपनी ग्रीवेंस कहाँ पे बोले। कोई ना कोई प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जहाँ पे उनकी डिससेटिस्फेक्शन को या डिस्कनेक्ट को सुना जा सके, है ना। तो अब चाहे पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है कि या बॉस से खुश नहीं है, या बॉस ओवरबर्डन दे रहा है, या एम्प्लॉयज का कोई प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोसेस है जो इसको वो बेटर करने के लिए कुछ सजेशन दे सकता है एम्प्लॉय, तो वो ग्रीवेंसेस सुननी चाहिए एम्प्लॉय की। ठीक है, जिसकी वजह से अगर एम्प्लॉयज के अंदर ग्रीवेंसेस कम होगी तो वो स्ट्राइक तक, लॉकआउट तक चीजें नहीं जाएंगी। ठीक, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एंड कॉजेज ऑफ ग्रीवेंसेस क्या हो सकता है हमारा, फैक्चुअल होना चाहिए, इमेजिनरी होता है कई बार, ठीक है, डिसगाइज्ड। तो ये सब चीजें हैं। कॉजेज क्या रहते हैं, मेनली कॉजेज रहते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं, जैसे कि उनकी सैलरी कम आ रही है, वेजेस कम आ रहे हैं, या बोनस टाइम पे नहीं आ रहा है, तो वो सब एक ग्रीवेंसेस का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा रीजन होता है, कॉज होता है ना। वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सुपरविजन अच्छे से नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं मतलब कि कुछ नया पॉलिसीज लेके आ रही है कंपनी, जो कि हो सकता है एम्प्लॉयज के लिए अच्छी ना हो, या एम्प्लॉयज उसके लिए कंफर्टेबल ना हो, तो वहाँ पे ग्रीवेंसेस क्रिएट होते हैं। एम्प्लॉयज रिलेशन में कोई दिक्कत हो, है ना, या कोई फाइन ज्यादा लगाता है, या ट्रांसफर पोस्टिंग अच्छी नहीं है कंपनी की, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं दे रही है, ये लीव्स टाइमली नहीं मिल रही है, डिस्क्रिमिनरी रूल्स जो है वो उनको पसंद नहीं है, कुछ हो सकता है ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो वो सब ग्रीवेंसेस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम फॉलो रिजॉल्व करने चाहिए। वरना होता क्या है कि वो एम्प्लॉय टर्नओवर आउट रेशियो ज्यादा होगा, टर्नआउट रेशियो, एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के जाएंगे, और कंपनी को फिर नए एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, इनको सिखाने में टाइम, ट्रेनिंग, कॉस्ट सब खर्च करना पड़ेगा। तो आपका ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए अगर आपको एम्प्लॉयज को रोक के रखना है, उनको ग्रो, उनके साथ ग्रो करना है ना। अगला आता है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ ग्रीवेंसेस। अब ग्रीवेंसेस काफी तरह के हो सकते हैं, प्रोडक्शन लेवल पे हो सकता है कि लो क्वालिटी प्रोडक्शन हो, ठीक है, या लो प्रोडक्टिविटी हो, या वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, ठीक, या फिर ऑन द एम्प्लॉय लेवल पे ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ एब्सेंटेज और टर्नओवर, कि एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं, टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है, reduce in the level of commitment, sincerity, and punctuality, increase in the incidence of accidents, reduction in the level of employee morale। ठीक है, तो ये सब आपके इफेक्ट्स है जो कि ग्रीवेंसेस के आते हैं। ठीक है, तो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को टाइमली हैंडल करने चाहिए। ठीक है, ऑन द मैनेजर लेवल भी कुछ होते हैं, स्ट्रेंड, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, इंक्रीज इन द इनडिसिप्लिन कॉजेज, इंक्रीज इन द अनरेस्ट एंड देयर मशीन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। तो काफी सारे आपके ये इफेक्ट्स है ग्रीवेंसेस के, जिसकी वजह से ग्रीवेंसेस क्रिएट होते हैं मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन पे ध्यान रखना होता है टाइम टू टाइम, टॉप मैनेजमेंट को या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, है ना।
अगला है हमारा ब्रीफली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स बेनिफिट्स एंड एलिमेंट्स ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। ये वही ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, आप चीज़ों को जितना सीरियसली लोगे, सिंसियरली हैंडल करोगे, आपके जो भी ग्रीवेंसेज हैं आप उनको टाइमली हैंडल करोगे, तो आपके एम्प्लॉयज हैं खुश रहेंगे, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, टू अनेबल द एम्प्लॉयज टू एयर हिज और ग्रीवेंसेज, वो कहीं पे आके बोल सके, चाहे पोर्टल बनाओ आप, चाहे उसके लिए एक अलग एचआर में एक पर्सन हैंडल करो, तो जो एम्प्लॉयज की ग्रीवेंसेज को हैंडल कर सके, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ा है तो वहाँ पे पूरी टीम बना सकते हो आप ग्रीवेंस हैंडलिंग के लिए, 4-5 लोगों की, या जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी कंप्लेंट है उस हिसाब से। टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द ग्रीवेंसेस, टू इन्वेस्टिगेट द रीजंस फॉर डिससैटिस्फैक्शन, कि एम्प्लॉय को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसको सॉल्व करें टाइमली। टू ऑब्टेन वेयर बाय पॉसिबल अ स्पीडी रेजोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एंड एंश्योर दैट प्रोमिसेस आर केप्ट, टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय ऑफ हिज और हर राइट्स, टू टेक ग्रीवेंसेस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसीजर। अगर वो टाइमली उसको रिजॉल्व नहीं किया गया तो नेक्स्ट स्टेज पे ले जा सके अपनी ग्रीवेंसेस को, है ना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर के। ठीक है, उसके अलावा बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, इट एनकरेज एम्प्लॉयज टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल, उसको ऐसा ना लगे कि मैंने जाके कंप्लेंट करी या अपनी ग्रीवेंस बताया तो उसको जॉब से निकाल देंगे या उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। इट प्रोवाइड अ फेयर एंड स्पीडी नॉर्म्स, स्पीडी मीन्स टू ऑफ डीलिंग विद कंप्लेंट्स, है ना, ताकि एक भरोसा रहे एम्प्लॉयज के अंदर कि मैं अपनी कोई कंप्लेंट लेके जाऊंगा तो वहाँ पे फेयर मेरे साथ ट्रीट किया जाएगा, स्पीडी रिजॉल्व होगा मेरा इशू, है ना। तो ग्रीवेंस हैंडलिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट सेव्स employers time and money as solution are found for workplace problem। ठीक है, it helps to build an organization climate based on the openness and trust। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अगर आप ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर अच्छे से रखोगे तो आपके एम्प्लॉयज खुश रहेंगे और टाइमली काम करेंगे, और वही उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड होगा, उनके अंदर कोई नेगेटिव चीज नहीं रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कुछ होगा तो यहाँ के बोल सकते हैं वो लोग। तो आज के टाइम पे ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेशली बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डिस्कस द वेरियस फीचर्स या फीचर्स ऑफ गुड ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर, को क्या क्या हो सकते हैं। फेयरनेस हो, जो भी एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम लेके आए उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए और उसको टाइमली रिजॉल्व किया जाए, है ना। फैसिलिटी फॉर रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंट कर सके कहीं जाके अपनी प्रॉब्लम को बता सके। प्रोसीजरल सेटअप, मतलब स्टेज हो कि स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज, अगर स्टेज 1 पे आपकी बात नहीं सुनी गई, उसको नहीं रिजॉल्व किया गया तो स्टेज 2 पे जा सके, वो भी ना सुने तो स्टेज 3 पे जा सके। ठीक है, और स्टेज 3 पे हो सकता है कि मतलब टॉप लेवल को बैठा दो, एक टॉप लेवल का एम्प्लॉय, वो पहले इनसे पूछे कि तुमने भाई इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, मेरे पास तक कंप्लेंट आई क्यों है ना। तो अगर तरीके से चीजें होंगी तो एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए, ये एक बहुत अच्छा फीचर है ग्रीवेंस हैंडलिंग का। प्रॉम्प्टनेस मतलब कि जब आए तो उसको जल्दी से रिजॉल्व करो प्रॉब्लम को, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है दिखेंगे करते हैं, बात चल रही है आपके बारे में, ये सब चीजें ना ही हो तो अच्छा है, वरना वो एम्प्लॉयज खुश नहीं रहेगा वो ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस के बारे में। किस चीज का प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। कौन कौन से स्टेप होते हैं, टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ग्रीवेंसेस। सेकंड, मेंशन करेक्टली, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या दिक्कत है, कहाँ पे किस जगह पे दिक्कत आ रही है। फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्ट करो, एनालाइज एंड रिजॉल्व द इशू, प्रॉम्प्ट रिड्रेसल एंड लास्ट इंप्लीमेंटेशन एंड टू फॉलो। मुझे लगता है इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है, पढ़ लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना, और जो मैंने पहले बताया आपको जो टॉपिक्स हैं कोशिश करना बुक की लैंग्वेज की लिखो, टाइटल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। क्या क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज के अंदर भी और नेशन के अंदर भी, है ना। लीगल सैनिटी, मतलब प्रॉपर लीगली चीजें आपकी सॉल्व होनी चाहिए। फॉलोअप होना चाहिए प्रॉपर टाइम पे, कि कोई कंप्लेंट लेके आया है तो उसका टाइमली फॉलोअप लो कि भाई जब तक रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय ने कंप्लेंट की और फिर एम्प्लॉय को फॉलोअप लेना पड़ रहा है ना। आप भी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर सकती है, टाइमली वो कर सकती है, फॉलोअप ले सकती है कि आपको कोई प्रॉब्लम सामने से आके पूछो कि किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है तो बता सकता है, ये हमारा प्रोसीजर है, उनको गाइड करो उसके बारे में। कई बार क्या होता है कि बहुत ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है
ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर, लेकिन एम्प्लॉयज के बारे में अवेयर नहीं होते। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है कि आप उनको अवेयर कराओ कि हमारे पास प्रोसीजर है, आपको कोई भी इशू है तो आप यहाँ बता सकते हो। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रॉम्प्टनेस होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स हैं ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर के लिए। हमने इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ग्रीवेंस के ऊपर, तो आपको समझ आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से कवर करके जाना। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो प्लीज छोड़ना मत, इतना समझाने के बाद भी। अगला टॉपिक है हमारा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के ऊपर 2 क्वेश्चन दिए मैंने। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन एंड डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स। बचपन से इसके ऊपर ऐसे लिखते आ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं आपको समझने की जरूरत है। टाइप्स में क्या आ जाएंगे, आपका पॉजिटिव डिसिप्लिन होता है, नेगेटिव डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल, तो कुछ टाइप्स हैं, पढ़ लेना उनको, ईजी है, गो थ्रू कर लोगे तो हो जाएगा। अगला है डिस्कस द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस। आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिनरी एक्शन? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं लोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लोग या एम्प्लॉय जो हैं वो चीज़ों को लाइटली लेना स्टार्ट कर देंगे, और फिर आगे जाके एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन को ही उसका लॉस होगा। तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो टू फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, एनफोर्स जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है टू पनिश द ऑफेंडर जो टाइमली चीज़ों को ना करे या फिर चीज़ों को में गलतियां करें, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना कर, उसको पनिश किया जाए। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया हुआ है, बायोमेट्रिक लगाया हुआ है। बायोमेट्रिक किस चीज़ के लिए, इन और आउट के लिए। आपका टाइमिंग है ऑर्गेनाइजेशन में सुबह 9 बजे पहुंचने का, तो आपको 9 बजे तक फिंगरप्रिंट मार्क करना है। वरना वो क्या करते हैं, महीने में आपने 3 बार अगर लेट डिले किया, भले आप 9:01 पे भी एंटर किया, क्योंकि फिंगरप्रिंट तो अब टाइमली होता है, उसमें तो टाइम एज अ कंप्यूटर के हिसाब से सेट होता है। तो आपने 9:01 पे भी अगर 3 बार आपने मंथली वहां पे आप बायोमेट्रिक से लॉग इन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हो, तो आपकी एक लीव कट जाती है या फिर एक दिन आपकी एब्सेंट लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन मैंने एग्जांपल दिया आपको, है ना, टू पनिश द ऑफेंडर, टू सर्व, ताकि अब सब लोग फिर 9 बजे आएंगे, भले 8:55 पे आए, 8:58 पे आए, जो भी है ना। टू पनिश द ऑफेंडर, टू सर्व एज एन एग्जांपल टू अदर, टू स्ट्रिक्ट फॉलो रूल्स। अगर आप एक को पनिश करोगे तो बाकी सबको दिखता है, हाँ भाई अगर ऐसा हुआ है, कल को हम लोग भी कुछ गलत करेंगे, हमारे साथ भी ऐसा होगा। To ensure the smooth running of the organization, to increase working efficiency, to maintain industrial peace, to improve working relationship and tolerance, and सबसे important to develop a working culture which improve performance। अगर डिसिप्लिन होगा तो आपका वर्किंग कल्चर अच्छा बनेगा और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी ऑर्गेनाइजेशन की। अगला है हमारा, मैंने 3 क्वेश्चन जो अलग अलग टॉपिक से लिए तीनों, एक ट्रेड यूनियन के ऊपर है, अगला व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जॉब्स के ऊपर है, और थर्ड एम्प्लॉयर एसोसिएशन के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है ना। तो पहला टॉपिक कवर करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड यूनियंस एंड डिस्कस इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं, बचपन से हम लोग मूवीज देखते आ रहे हैं, सबको पता है यूनियन क्या होती है। सब लोग मिलके एम्प्लॉयज इकट्ठा हो जाते हैं, अगर उनसे कोई उनके कुछ डिसीजन के खिलाफ लिया जाता है या उनकी पेमेंट का डिले होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो यूनियन इकट्ठा होके अपने एम्प्लॉयर है उसके खिलाफ धरना करते हैं, या फिर धरना बोल लो या फिर लॉकआउट बोल सकते हैं, या फिर वो प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड यूनियंस हेल्पफुल होता है किसके लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए। सब लोग एक साथ हो जाते हैं इकट्ठे, जब भी एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स की बात, मतलब एम्प्लॉयज का कोई भी पॉलिसी अगर ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ लेके आ रही है, या पेमेंट पे डिले कर रहे हैं, सैलरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपके ट्रेड यूनियन का। पहला, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ही अच्छा आप अपने जो टॉप लेवल है उन तक अपनी बातें पहुंचा पाओगे, और उतना ही अच्छा उनसे बार्गेन कर पाओगे। अगला भी वही है, नेगोशिएशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपके ट्रेड यूनियन की, है ना। वॉइस ऑफ डिसीजन इफेक्टिव वर्कर्स। अगला, मेंबर सर्विस आपका होना चाहिए, एजुकेशन ट्रेनिंग टाइम पे होना चाहिए, लीगल असिस्टेंस होना चाहिए आपके साथ, फाइनेंशियल डिस्काउंट होना चाहिए, वेलफेयर बेनिफिट्स होनी चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन बनाते हैं। अगला, ब्रीफली डिस्कस द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। उसके रोल क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं ट्रेड यूनियन के। मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं थोड़ा बहुत, तो कि एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स कभी भी हार्म नहीं होनी चाहिए। उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसके लिए यूनियन को खड़ा होना होता है, उनके साथ देना होता है ना। फंक्शंस में कुछ फंक्शंस आ जाते हैं आपके मिलिटेंट एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस, इंटर म्यूचुअल फंक्शंस, है ना।
और पॉलिटिकल फंक्शन, सोशल फंक्शंस जो कि आपके एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, और ट्रेड यूनियंस भी बनाए भी एम्प्लॉयज़ के लिए जाते हैं ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ऑर्गेनाइजेशन कल को कुछ ऐसी पॉलिसी ना ले आए कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी वो कम कर दें, या फिर उनके लिए कुछ नेगेटिव पॉलिसी ले आए कि अभी हम 8 आवर वर्क कर रहे थे, अब आज से कल से मतलब अगले नेक्स्ट मंथ से अब सभी को 10 घंटे काम करना है, तो उसके लिए ट्रेड यूनियन इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर सकता है एम्प्लॉयर के खिलाफ ही, क्योंकि जब सब लोग साथ में आते हैं तो वो लोग भी एक साथ सब कंपनी से नहीं निकाल सकते, उनको पता है कि काम खराब होगा हमारा, तो ये भी जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर वर्कर्स। दो तरह की जॉब्स होती है, ठीक है, जो हमारा पेपर में बोलते हैं। ब्लू कॉलर कौन से होते हैं? ब्लू कॉलर जो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो, जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं और जो इलिटरेट होते हैं, ठीक, तो उनको ब्लू कॉलर जॉब बोला जाता है। ब्लू कॉलर जॉब उनके लिए आती है। और व्हाइट कॉलर जॉब जो मैनुअली लेबर वर्क करते हैं बोल सकते हैं, है ना, और उनकी वेजेस भी कम होती है एज कम्पेयर टू व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब कौन होता है? जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं और ऑफिस में काम करते हैं, है ना, उसके अलावा जो कि स्किल्ड होते हैं, तो उनको व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। स्किल्ड मतलब आईटी वाले या जैसे वो भी, तो उनको व्हाइट कॉलर जॉब बोली जाता है। जाहिर सी बात है उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्लू कॉलर जॉब, वो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक। तो पढ़ लेना इस टॉपिक को एक बार, अगर एग्जाम में आए तो छोड़ना मत, इजी क्वेश्चन है। अगला है डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द व्हाइट कॉलर यूनिज्म। तो अभी जैसे हमने मूवीज में तो वही देखा है कि ब्लू कॉलर जॉब्स जो होती है, पूरी फैक्ट्री के लोग इकट्ठा होके अपने एम्प्लॉयर के पास चले जाते हैं लड़ने के लिए कि बोनस टाइम पे नहीं मिला है, हमें दिवाली पे बोनस चाहिए या बोनस ज्यादा चाहिए, वो सब चीजें जो भी है। लेकिन अभी के टाइम पे देखा जा रहा है कि व्हाइट कॉलर भी यूनाइट हो रहे हैं, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ व्हाइट कॉलर यूनिज्म में? पहला, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, है ना, एनोमलीज इन पे, कि पे टाइम पे नहीं मिल रहा है या पे जो है वो एज कम्पेयर टू बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले कम है ना। रेशनलाइजेशन ऑफ पे एंड परक्विजिट्स, कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के साथ हमारा पे स्केल बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है और हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट 2% या 3% हो रहा है, तो डिग्रेथ ही हो रहा है ना, डिग्रोथ ही हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब देखा ना, लोगों का इंक्रीमेंट 3% या 4% होता है, लेकिन इन्फ्लेशन तो 6% से बढ़ रहा है हर साल। तो इसलिए व्हाइट कॉलर वाले भी आजकल क्या हो रहे हैं? यूनाइट हो रहे हैं एक साथ, ताकि उनकी भी आवाज सुने लो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेंबर्स ऑफ व्हाइट कॉलर यूनियंस आर मोर एजुकेटेड, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, दे आर मोर कैपेबल इन नेगोशिएट एंड बार्गेनिंग फॉर देयर डिमांड्स, ठीक है। एंड दूसरा भी बोल सकते हैं हम लोग, फाइनेंशियली एंड मेंबर वाइज व्हाइट कॉलर यूनियंस आर स्ट्रॉन्गर देन द ब्लू कॉलर यूनियंस। रीजन बता दिए कि वो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी नेगोशिएटिंग पावर अच्छी होती है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हाँ, ये व्हाइट कॉलर यूनिज्म में ये भी डाल सकते हो आपकी, जो भी इनकंसिस्टेंट प्रमोशन हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है प्रमोशन के अंदर, सैलरी पॉलिसीज में कुछ चेंज आ रहा है, तो इसीलिए व्हाइट कॉलर जॉब वाले भी आजकल यूनाइट होकर अपनी यूनियंस बना रहे हैं, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने पहले बात की थी कि ट्रेड यूनियन जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी यूनियन बनाते हैं, अब बात की हमने जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं वो भी यूनियन बना रहे हैं। अब तीसरा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो अपनी यूनियन बना रहे हैं। अब वो किस लिए बना रहे हैं? उसकी भी वजह होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इंडिया में 4 स्टील कंपनीज है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बोल नहीं रहा कि है, एग्जांपल लेते हैं, 4 स्टील कंपनी है। अब वो लोग क्या करें? वो इकट्ठा हो जाए, वो अपना यूनियन बना लें एक, उससे क्या होगा? उससे एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी मार्केट में उनकी। तो वो गवर्नमेंट के साथ भी अगर उनको अपने सब्सिडी के लिए या फिर टैक्स स्लैब के लिए कुछ भी अगर रेट कट करने हैं जो भी है, तो बोल सकते हैं अपने लिए, है ना, बार्गेनिंग कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, ओपेक। जिन लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पता होगा या पढ़ा होगा, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने ओलिगोपोली पढ़ा है, तो वहां पे आपने ओपेक के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। ओपेक क्या है? कि जितनी भी वर्ल्ड में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है ओपेक करके, ओपेक के नाम से।
ठीक है, मतलब जो भी वर्ल्ड के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, इराक, ईरान, इन सब ने मिलके, कुवैत, कतर, ठीक है, वेनेजुला, इन सब ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया ओपेक के नाम से। उन्होंने क्या बोला कि अब रेट हम लोग डिसाइड करेंगे पेट्रोल का, क्या मतलब पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल बेचते हैं ये लोग, तो क्रूड ऑयल का क्या डिसाइड होगा वर्ल्ड के अंदर। तब पहले क्या होता था कि मान लो हमने सऊदी अरेबिया के पास गए तेल लेने, सऊदी अरेबिया ने बोला मैं इतने बैरल पे दूंगा रेट, मान लो 60 बैरल पर बैरल दूंगा, तो हमने क्या किया, वेनेजुला से बात कर ली, या हमने रशिया, आजकल तो रशिया से हम बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से हमने इंपोर्ट कर लिया। तो ये सब ना हो, तो इन लोगों ने क्या किया, रशिया नहीं आता ओपेक में, तो इन लोगों ने अपना एक ओपेक बना लिया, जो ज्यादा मेजोरिटी वाले कंट्रीज थे ऑयल, मेनली मिडिल ईस्ट की कंट्री ज्यादा है इसमें, ठीक है, ताकि ये लोग एक कंपटीटिव रेट ला सके मार्केट के अंदर। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन का, ये लोग बार्गेनिंग पावर अच्छी हो इनकी, ठीक है, ताकि इन लोगों के बीच में आपस में डिस्प्यूट ना हो रेट को लेके, क्योंकि एट द एंड फायदा बाकी लोगों को हो जाएगा अगर ये लोग ही आपस में लड़ेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि प्रोडक्शन के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हम लोग सिर्फ इतना ही ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, इतना ही मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक कैप लगा दी, और रेट में भी कैप लगा दी कि इससे कम रेट में कोई सेल नहीं करेगा। तो ये लोग रेट मैनिपुलेट कर पाते थे फिर। तो इसी तरीके से एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो लोग भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलके अपना, कंपनीज मिलके अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है, ताकि वो लोग भी एम्प्लॉयज से, या बोल सकते हो, या फिर गवर्नमेंट से, या फिर जो उनके वेंडर्स हैं उनके साथ डील कर सके, फायदा ले सके, उनकी भी बार्गेनिंग पावर अच्छी हो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आपके एमएमपीसी 02 के मैंने 4 लेक्चर्स का, ये 4 यूनिट्स कवर कर दिए हैं 4 लेक्चर्स में। आई होप कल के एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, और आगे आने वाले सेशंस के लिए 3, 4, 5, 6, 7 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं टाइम उनको आपको ला दूंगा एग्जाम से पहले ही। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम वंस अगेन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।